Morning, dear students. Now today I am going to discuss question number 26 to 50. लास्ट जो हमने किया था कल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो उसको 26 ऑनवर्ड्स आज करते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 26. आई वॉज वेटिंग अंटिल एवरीबडी विल हैव लेफ्ट द मीटिंग प्लेस. अब हाफ ऑफ द सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस. आई वॉज वेटिंग, वहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज वो इटैलिक्स में नहीं दिया है. तो करेक्शन कहाँ करना, जो इटैलिक्स वाले पार्ट में है ना. तो बट दैट इज़ फ्यूचर टेंस और पास्ट एंड फ्यूचर दे नेवर गो टुगेदर. इसका मतलब हमें करना क्या है कि सेकंड पार्ट को पास्ट में करना है. तो मैं वहाँ वेट करता रहा जब तक कि वे सब मीटिंग के स्थान पे पहुँच नहीं गए. जब तक सारे लोग मीटिंग के जगह से चले नहीं गए. तो आई वॉज वेटिंग अंटिल एवरीबडी had left. It should be A. Everybody had left. अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस को याद कीजिए कि until unless के बाद अगर पास्ट का सेंटेंस आ रहा है, क्लॉज आ रहा है, वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. सो द आंसर इज ए. क्लियर? ए इज द आंसर, नॉट बी. आई टोल्ड यू इसमें कई रॉन्ग आंसर्स मार्क किए हुए हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27. Are you more clever than us? तो clever का comparative is already cleverer. तो you need not put more over here. तो answer C. 28. The forest is infested with. ये preposition पढ़ाते वक्त I told you infested से त्रस्त से भरा पड़ा, इसके साथ preposition with जाता है. So the answer is A. In spite of all those hurdles, in spite of means के बावजूद, तो उन सारी बाधाओं के बावजूद the scheduled day, जो निर्धारित दिन था, किसी चीज़ का जो पहले से निर्धारित समय होता है, the scheduled day came off in a few months. तो समय, जैसे कोई समय आ गया, किसी चीज़ का वक्त आ गया, तो come off. और कम अप फ्रेजल वर्ब्स में जाना होगा. कम अप मीन्स उभर कर आना. कम ऑन इज नॉट यूज्ड एज अ फ्रेजल वर्ब. कम ओवर यानी कोई काफ़ी दूर से आना. तो कम ऑफ इज द आंसर. 29 सी. व्हेन शी टेक्स एग्जाम शी विल हैव अ हॉलीडे. मीनिंग क्या आ रहा है पढ़ने से, कि जब वो परीक्षा दे लेगी तो वो छुट्टी पे जाएगी. दे लेगी मतलब वो फिनिश्ड एक्शन को इंडिकेट कर रहा है. बट जो सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर टेंस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो फर्स्ट पार्ट में भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये साथ में जाते हैं, बट फिनिश्ड एक्शन है, इसलिए व्हेन शी हैज़ टेकन हिज एग्जाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि बिकॉज प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे कैन गो टुगेदर. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी चलेगा, या कंटिन्यूस है तो भी चलेगा, परफेक्ट है तो भी. ऐसा नहीं है. अगर ये फिनिश्ड एक्शन को बता रहा है कि हो चुका होगा, तो इसलिए वी आर टेकिंग ए एज द आंसर. नाउ 31. मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश के लाखों लोग, आर डिप्राइव्ड ऑफ 2 स्क्वायर मील्स, मतलब 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी. हमारे देश के लाखों लोग 2 वक्त की रोटी से वंचित हैं सिंस इंडिपेंडेंस. अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं, इसलिए हैव बीन डिप्राइव्ड. क्लियर? हैव बीन डिप्राइव्ड होगा, नॉट ओनली डिप्राइव्ड. सो सेकेंड बी इज द आंसर. इन क्विक टाइम ही गॉट अटैच्ड टू अ रेनोन लीडर एंड पॉलिटिशियन. बहुत कम समय में वो उस मशहूर नेता और पॉलिटिशियन के संपर्क में आ गया. तो बहुत कम समय में, इन नो टाइम मीन्स लगभग ना के बराबर वक्त. सो आंसर सी. ये फ्रेज है. इन क्विक टाइम कोई फ्रेज ही नहीं है. इन इनफ टाइम, इन ब्रीफ टाइम, इन टाइम ओनली, नन ऑफ देम आर करेक्ट. सो ओनली करेक्ट वन इज सी. यह स्टेटमेंट दैट यू वर थॉरो इग्नोरेंट. अब इसको ग्रामर समझना है. इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, एंड दिस इज एडजेक्टिव.
अब एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है. दिस यू हैव ऑलरेडी रेड कि वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब. तो इट शुड बी थारली. अगर हम थारली करें तो करेक्ट हो जाएगा. तो यह स्टेटमेंट, तुम्हारा ये वक्तव्य कि तुम पूरी तरह अज्ञानी थे या तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था इस परिणाम का, इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. इस बात को यकीन नहीं किया जा सकता. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इसमें सब्जेक्ट क्या है. अब हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल कहाँ पे आ रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस के बाद. इसका मतलब यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है. अब फिर से समझते हैं. तुम्हारा ये वक्तव्य कि तुम पूरी तरह इस परिणाम से अनभिज्ञ थे, ये पूरा इस सब्जेक्ट, दिस एंटायर थिंग, और तब कैनॉट बी ट्रस्टेड. इसको यकीन नहीं किया जा सकता. और अगर इस तरह से देखें कि सब्जेक्ट भी तो नहीं है, कैनॉट बी V3 मतलब पैसिव है, और पैसिव है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वक्तव्य कि तुम इस परिणाम से अनभिज्ञ थे, इसको यकीन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता. सो इट्स पैसिव. अब 34, नॉट ओनली बट ऑल्सो. आई टोल्ड यू कि इस तरह के कंजंक्शन से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये नेगेटिव फ्रेज है, नेगेटिव टर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. ठीक है. तो नॉट ओनली डिड इनवाइट हिज रिलेटिव्स बट ऑल्सो ऑल हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स. अब इम्पोर्टेंट क्या है? इसको ध्यान से पढ़ने से क्या पता चल रहा है? एक्शन एक हुआ या दो हुआ? एक्शन एक हुआ, इनवाइट. तो आई टोल्ड यू, जब कंजंक्शन पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि जब एक्शन एक होता है तो यू हैव टू टेक इट कॉमन, मतलब उसको आपको कंजंक्शन से पहले प्लेस करना है. तो आपको सब्जेक्ट पहले लेके जाना होगा, कंजंक्शन बाद में लाना होगा. इसका मतलब ही से शुरू करना होगा. तो ही इनवाइटेड नॉट ओनली, और इनवाइटेड को हम बाद में नहीं ले सकते. ही इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया दो लोगों को, ना सिर्फ अपने रिलेटिव्स को बट अपने फ्रेंड्स को भी. तो एक्शन जब एक हो रहा है तो उसको कॉमन लेना है. सो द आंसर इज बी. देयर इज र्यूमर. अब र्यूमर क्या है? नाउन है. र्यूमर मीन्स अफवाह. तो जब भी ये इंग्लिश में रूल है कि अगर एक सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वो बिना आर्टिकल के नहीं यूज होगा. एंड समथिंग यू हैव टू यूज. तो देयर इज र्यूमर नहीं, देयर इज अ र्यूमर. सो आंसर इज सी. 36, आस्किंग मी वाई वॉज आई एब्सेंट, आई वॉज पनिश्ड बाय द हेडमास्टर. अब इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ने से क्या लग रहा है? इज इट अ क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता. तो इस मुझसे ये पूछते हुए कि मैं एब्सेंट क्यों था, हेडमास्टर ने मुझे पनिश किया, तो ये साउंड कर रहा है क्वेश्चन है, बट आप कर क्या रहे हैं कि क्वेश्चन को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं. तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पहले जाता है. अब यहाँ बिल्कुल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले WH क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट. ये तो डायरेक्ट स्पीच में होता है इस तरीके से. इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग. इसमें सब्जेक्ट पहले जाएगा. तो आस्किंग मी वाई आई वॉज एब्सेंट, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले पीछे ले आएंगे, वाई तो वहीं पे रहेगा और सब्जेक्ट आगे आएगा, तब वो जाकर इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होगा. सो द आंसर इज सी. वाई आई वॉज एब्सेंट, द हेडमास्टर पनिश्ड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, एन एजुकेटेड मैन्स वे ऑफ लाइफ. मीनिंग क्या है कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की जिंदगी की शैली कैन बी कंट्रास्टेड, किसी भी लिटरेट व्यक्ति के जिंदगी से ठीक विपरीत हो सकता है. तो इन कंट्रास्ट टू होता है, बट जब आप कंट्रास्टेड बोलते हैं तो टू नहीं, तब विथ. सो द आंसर इज ए. अब ये सब आप रिपीटेडली पढ़िए, मतलब आफ्टर आई फिनिश इट आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं.
मदन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। अब इसमें मीनिंग क्या आ रहा है कि मदन 8 बजे से पहले घर नहीं आएगा या घर नहीं पहुंचेगा। तो नॉर्मली हम लोग ये जो फ्रेज है एट होम का मतलब लेते हैं कंफर्टेबल। आई एम एट होम, जैसे सपोज आई गो टू समबडीज प्लेस, अगर मैं अपने दोस्त के यहाँ किसी के यहाँ जाऊँ तो आई एम एट होम मीन्स मैं यहाँ पे आराम से हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और घर पहुँचने वाले सेंस में या तो आपको फिर लगाना होगा रीच, लेकिन बी एट होम का मतलब कंफर्टेबल होता है, इसलिए इस एट को अगर हटाए तो बी होम का मतलब रीच होम। सो द आंसर इज सी। दैट इज समथिंग ऑफ विच आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट। अब मीनिंग पहले समझते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बेहतर होगा कि मैं बात ना करूं। तो जिस बारे में के लिए या तो हम लोग अबाउट यूज करते हैं या ऑफ यूज करते हैं, ओके, बट यू आर यूजिंग बोथ। ऑफ विच मीन्स के बारे में, और अबाउट अगर लास्ट में लगाएं तो भी मतलब के बारे में। तो यहाँ पे गलत क्या है कि एक जो है वो सुपरफ्लुअस है, आप सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शंस देखें तो आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट इट। अब ये इट जो ऑलरेडी आपने वो समथिंग का बात किया और सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, इट लगाएं तो ये भी सुपरफ्लुअस हो जाता है। आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट, ओके। अब ऑफ और अबाउट तक, ऑफ से शुरू करके अबाउट तक ये पूरा इटैलिक्स में है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन में क्या किया गया, ऑफ को हटा दिया गया। तो दैट इज समथिंग आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट। तो ऑफ विच की जगह पे अबाउट, एंड नाउ इट बिकम्स करेक्ट। अब सी क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पे दैट इज समथिंग दैट आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट। तो विच के साथ आप अबाउट लगा सकते हैं और ऑफ विच को रिमूव करने से भी सेंस वही आ रहा है, इसलिए आंसर इज बी। 40, ये दिस आई हैड डिस्कस्ड इन प्रपोजिशन कि पीपल आर जनरली फाउंड एब्सॉर्बिंग इन द एक्टिविटी विच दे लाइक मोस्ट। लोग जिस एक्टिविटी, जिस काम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसमें वो बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं, तल्लीन। तो इसके लिए वी यूज़ द टर्म एब्सॉर्ब्ड, या वी ऑल्सो यूज्ड एनग्रॉस्ड, बट प्रपोजिशन दोनों में इन जाता है, एब्सॉर्ब्ड इन, एनग्रॉस्ड इन। 41, अब ये स्ट्रक्चर हैड V3 वुड हैव V3, ये तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हैड यू बीन टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, मतलब अगर तुमने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की होती। अब यहाँ पे आपको पढ़ने से यू क्या लग रहा है, यू बताने वाला है या यू सुनने वाला है? तो तुमने बताया होता, इसका मतलब यू इज़ व्हाट, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट है तो V3 आएगा हेड के साथ। ये बीन लगाने से तो इट बिकम्स पैसिव। और ये कब होता, जब आप यहाँ यू की जगह जैसे प्रॉब्लम की बात कर रहे होते, हैड योर प्रॉब्लम बीन टोल्ड टू मी, इस तरह से होता, ठीक है। इसका मतलब ये बीन जो है इट इज़ अनवांटेड, इट्स सुपरफ्लुअस, तो आंसर इज ए। 42, आई एम क्वाइट होपफुल ऑफ, होपफुल के बाद ऑफ जाता, होपफुल मीन्स उम्मीद रखना किसी चीज़ को लेकर, और होपफुल के बाद ऑफ जाता है तो V4 भी जाएगा, दिस इज अ जेरंड, ओके। तो आई एम क्वाइट होपफुल ऑफ सिक्योरिंग वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगा या करूंगी, सो इट्स नो इम्प्रूवमेंट। 43, इन द पास्ट सर्विसेज ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर यूज्ड विदाउट पेमेंट ऑफ सम काइंड। अब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि पुराने ज़माने में जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सेवाएं ली तो जाती थी, लेकिन किसी तरह का पेमेंट उन्हें नहीं दिया जाता था। अब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, विदाउट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, और आई टोल्ड यू कि नेगेटिव सेंटेंस में यू कैन नॉट यूज सम, व्हाट यू कैन यूज इज एनी, तो पेमेंट ऑफ
any kind. C is the answer. 44. Nothing but books and magazines please her. मतलब क्या है कि और कुछ नहीं बल्कि किताबें और मैगजीन्स उसे खुश करती हैं. तो नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स. अब बुक्स एंड मैगजीन्स सिंगुलर नहीं है, दिस इज अ प्लूरल. तो यू कैन नॉट यूज प्लीजेस, यू हैव टू यूज प्लीज. सो बी इज द आंसर. यू हैड बेटर गॉट योर रिजर्वेशन. अब ये याद कीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव में रूल था कि हैड बेटर इज फॉलोड बाय V1 और बेयर इन्फिनेटिव. तो इंस्टेड ऑफ गॉट इट शुड बी गेट. सो आंसर इज यू हैड बेटर गेट योर रिजर्वेशन. और मीनिंग क्या आ रहा है? बेहतर होगा कि तुम अपना रिजर्वेशन पहले से ले लो. वेल इन एडवांस मीन्स काफ़ी पहले से. और यू वोंट बी एबल टू गो, और नहीं तो तुम नहीं जा पाओगे. नाउ क्वेश्चन 46. वाई डिड यू नॉट स्पोकन टू मी अर्लियर? वेरी सिंपल वन. डिड के साथ यू कैन यूज ओनली V1, नॉट V2 नहीं हो सकता, V3 नहीं हो सकता. तो इट शुड बी स्पीक. तो वाई डिड यू नॉट स्पीक? सी इज द आंसर. Question 47. The contractor did not keep his promise. Past tense में ये sentence, तो will नहीं जा सकता है, तो it should be would. So B is the answer. Now coming to question number 48. The discovery of the radio and the television. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? डिस्कवरी. एक्चुअली इट शुड बी इन्वेंशन, नॉट डिस्कवरी. ये डिस्कवरीज नहीं है. अगर किसी नई चीज़ को आप आविष्कार करते हैं तो वी यूज़ अ वर्ड इन्वेंशन, तो ये गलत है. तो सब्जेक्ट क्या है? इन्वेंशन. एंड इट इज सिंगुलर वर्ड. तो रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार की बात कर रहे हैं. ओके तो जब आप आविष्कार बोल रहे हैं और यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, माइंड इट. आपको चेंज कहाँ करना है? इटैलिक्स वाले पार्ट में. तो आपको क्या करना होगा? हैज़ नॉट बीन. अब मीनिंग क्या आ रहा है कि रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार बिना असर के नहीं रहा है. नेक्स्ट 49 इज देयर इज नो एब्सोल्यूट वरी इवन इफ योर सन रिफ्यूजेस टू मैरी हर. इसमें कोई बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है अगर तुम्हारा बेटा शादी से उसको शादी करने से इनकार कर दे. तो इसको एक्चुअली व्हाट वी से, इसको बोलने का तरीका गलत है, ग्रामेटिकली नहीं, बोलने का तरीका गलत है. देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी. तो आंसर इज बी. इसमें कोई चिंता का, बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं. तो देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी. नेक्स्ट 50. He found it difficult to cope along with. अगेन क्लास में आई टोल्ड यू कि कोप विथ फ्रेज है. ग्रामेटिकली कोप अप विथ भी नहीं यूज़ होता है, कोप विथ, कोप अलॉन्ग विथ तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है. तो द आंसर शुड बी द सेकेंड वन, टू कोप विथ हिज वर्क. और मीनिंग क्या है कि उसे परेशानी हुई अपने काम को निपटाने में. तो निपटना किसी चीज़ से, परिस्थिति से, काम से, शरारती बच्चों से, लोगों से निपटने के लिए वी हैव टू यूज़ द फ्रेज कोप विथ. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो भी आपको दिक्कत हो, एनीथिंग विच यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन अगेन आस्क मी. और आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर वन मोर वीडियो ऑन सिंगल फिलर. ओके तो आई एम ट्राइंग टू डू इट टुडे इटसेल्फ. कल कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था इसलिए आई डिडंट प्रिपेयर. तो हो जाएगा तो आई विल बी सेंडिंग इट. ओके और इसमें एक्चुअली कंप्रेस करने और यूट्यूब में अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है. तो यू विल बी गेटिंग इट बाय इवनिंग. थैंक यू.